क्लास 6 का यह 4 चैप्टर है जिसका मेन हेडिंग है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर, इसके राइटर स्वयं मेजर ध्यानचंद जी हैं। देखिए यहाँ पर इसमें हॉकी का जो जादूगर है, इसमें इसी मेजर ध्यानचंद के बारे में वर्णन है कि यह हॉकी का जादूगर कैसे बने तथा इस हॉकी क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़कर समझते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। धक्का मुक्की और नोकझोंक का मतलब, जैसे नोकझोंक हुआ या धक्का मुक्की हुआ, यह सब खेल में ऐसा चलता है, इनका ऐसा कहना था। चलिए आगे देखते हैं। सन 1993 की बात है कि उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती, क्योंकि अपने खेल में जो अडिग थे, इसलिए उनकी दूसरे पक्ष के लोगों की कोशिश बेकार चली जाती, इनसे वे गेंद छीन नहीं पाते थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। गुस्से में आकर इनके सिर पर वह एक स्टिक दे मारी। मुझे मैदान से यानी खेल से बाहर लाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। यानी उस मेजर ध्यानचंद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया, यानी डर गया। यानी उसके ऐसा कहने से कि इसका मैं बदला लूँगा, ऐसा कहने से वह खिलाड़ी घबरा गया, यानी डर गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, क्योंकि पहले ही घबरा गया था। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, यानी मेजर ध्यानचंद का कहना था। उसने कहा कि तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से रहता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास का सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस समय उसके जो रेजिमेंट के जो सूबेदार थे वह कौन थे? मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब क्या होता है? नया। उस समय मैं एक नौसिखिया यानी नया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, निखार का मतलब क्या होता है? निरंतरता या तेजी। जैसे जैसे मेरे खेल में तेजी यानी तेजापन आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उन्हें कप्तान कब बनाया गया? 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उसके खेल से वो इतने लोग प्रभावित हो गए कि उन्हें हॉकी का जादूगर
कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, यानी उसे गोल करने का मौका मिल जाए। अपने इस खेल का भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, यानी सोने का पदक मिला उसे। किसमें? बर्लिन ओलंपिक खेल में। चलिए आगे दिया है कि खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। देखिए ऐसा ही हर किसी का ध्यान रखना चाहिए कि खेलते समय वो हमेशा इसी बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ठीक है, पूरे देश की हार जीत का सवाल है, इस कारण अपने मन में विचार करके वे खेलते थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट में पार्ट से जो दिया गया है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे। तो हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ध्यानचंद जो थे वह हॉकी खेल से संबंध रखते थे। 2 नंबर में दिया एक दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया। तो चलिए इसको हम समझते हैं। 1 नंबर सवाल यहाँ पर लिखे हैं ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी खेल से संबंधित हैं। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया। तो इसका आंसर है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में ही गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे मारी, इसका बदला उन्होंने उसे खेल में हरा कर लिया। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। तो मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं, ऐसा उन्होंने बताया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ध्यानचंद ने ऐसा क्यों कहा। तो इसका सही आंसर है चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल लगा दिए और खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सुनकर अत्यंत से शर्मिंदा हुआ, यानी लजा गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि 1963 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। उस समय वे सेना में लांस नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत का हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और उन्होंने हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए इसमें दिया है पार्ट से आगे। 1 नंबर में है ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते। इसमें 4 सवाल दिए हैं, तो चारों सवाल को हम देखते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते और अपनी सेवा के चलते उनकी उन्नति उच्च पदों पर होती और एक दिन वे सेवानिवृत्त यानी उसे छुटकारा पाकर अन्य सेवा अधिकारी की तरह जीवन यापन करते। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यानचंद की जगह यदि आप होते तो अपनी बदला किस प्रकार लेते हैं। जो देखिए मेरे स्वयं का अपनी राय है कि ध्यानचंद की जगह यदि स्वयं मैं होता तो स्वयं उनके ही जैसा बदला लेने का संकल्प करता है, क्योंकि ध्यानचंद का स्वभाव इस बदला के प्रति उन्हें हराने का दृढ़ निश्चय था। यह बहुत ही अच्छा स्वभाव है। जिस खेल के प्रति हमारा संकल्प होता है उसी को पूरा करने का हमारा अधिकार होता है। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखते हैं। खेलते समय नोकझोंक क्यों हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है कि खेलते समय झगड़ा अक्सर खेल के विपरीत होने से ही हो जाता है। यदि हम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके विपरीत होने से ऐसा नोकझोंक हो जाता है। अपने आप को जीत दर्ज करने के लिए टीम आपस में भिड़ जाती है और अपनी
श्रेष्ठता झगड़कर करना चाहते हैं। वैसे खेल में विपक्षी टीम से गलती हो जाने पर आवेश में तथा क्रोधित होना ऐसा स्वाभाविक है। इस प्रकार दो टीमों के बीच ऐसा होने से नोक-झोंक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है कि विजेता बनने के लिए मनुष्य के में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि विजेता बनने के लिए व्यक्ति में कठिन परिश्रम, साहस, धैर्य, संयम, लगन, साधना, सदाचार तथा केवल भावना का गुण होना चाहिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया। विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए अभी हमने पढ़ा। उसके बाद व्याकरण में दिया है कि थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। ऊपर के वाक्य में मैंने, उस, तुम, उसका, मेरे, इतना, वह आदि शब्द संज्ञा की जगह हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो जितने शब्द हैं, ये शब्द कौन से शब्द हैं? ये सब सर्वनाम हैं। इन सर्वनाम के ये उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे इसमें देखिए दिया है सर्वनाम के निम्नांकित 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। देखिए इस सब में दिया है, जैसे सबको वर्णन करके यहाँ पे दिया है कि जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं शब्द होता है वह किसी दूसरे के लिए बोलने के लिए किया जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, किसी दूसरे से कहने पर ऐसा बोध कराता है कि मैं जाता हूँ। तुम क्या चाहते हो, वह क्या करता है। एक दूसरे से माने मदद सहायता के द्वारा ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे इसमें दिया है, देखिए पूरा सर्वनाम पढ़ने के बाद यहाँ पर बनाने को दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्ठक में लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए कौन नंबर में दिए, कौन खा रहा है। इसमें कौन क्या है? इसमें कौन क्या है? कौन सा सर्वनाम है? देखिए इसमें दिया है कौन यहाँ पर है। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन क्या, तो यहाँ पर प्रश्न भी कर रहा है। कौन खा रहा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे ख नंबर में देखिए दिया है मैं अपने काम पर लौट आया। तो मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं जो है वो फर्स्ट में आइए। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं दिया है। जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। तो मैं इसमें है और मैं यहाँ पर भी है। मैं अपना काम कर आया, तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 नंबर में देखिए दिया है कि यही मेरा घर है। तो यही जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तीन नंबर देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यही मेरा घर है, यह संकेत का अर्थ होता है जैसे कोई व्यक्ति है वह दूसरे को संकेत करके कहता है कि देखो यही मेरा घर है। तो यही शब्द कौन सा शब्द हो गया? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह संकेत के लिए बोध हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सर्वनाम। चलिए आगे दिए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यह कौन सा सर्वनाम है? देखिए संबंधवाचक, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का, घटना का संबंध जोड़ा जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो से, जिसने या जैसा तैसा। तो यहाँ पर दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यह कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम।
4 नंबर में दिया है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें स्वयं दिया है। देखिए यहाँ पर हेडिंग किया है निजवाचक सर्वनाम में, यहाँ स्वयं दिया है। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करते हैं, यानी कर्ता अपने लिए खुद करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही वही होता है, निज मतलब अपना है या स्वयं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैंने यानी मैं अपने आप को चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद ये कुछ तो किया करो, कुछ तो किया करो। देखिए यह कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर कुछ दिया है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, तो इसमें दिया है कुछ तो किया करो, तो यह कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे इसके हम देखते हैं। देखिए इसके आगे यहाँ पे दिया है कि इन शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी इन शब्दों से हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए वाक्य हम बनाकर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखे हैं धक्का मुक्की, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। नोक झोंक, दो दलों के विपरीत बर्ताव करने पर नोक झोंक होने लगी। 3 नंबर में दिए हैं बार बार, वह बार बार गलती करता है। जैसे जैसे, इसका वाक्य होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायु कम होने लगता है। वैसे वैसे, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें 3 नंबर में दिया है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए, यानी क्रिया को हमें क्या करना है, इसको हमें रेखांकित करना है। ठीक है, जैसे देखिए क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया यानी जिस शब्द के अंत में सिर्फ ना शब्द है, जैसे चलना, खेलना, पाना, सोना, जगना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, ये जितने शब्द अंत में ना आए वह क्या है, क्रिया है। जैसे देखिए खेल में तो यह सब चलता ही है, तो चलना क्या हुआ, चलना क्रिया हो गया। अब इसमें देखिए मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, तो इसमें खेलना क्या है, खेला या खेलना, इसको ना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, इसको हमें रेखांकित करना है। तो हो गया। ग नंबर में दिया है कि बाद में हम झांसी आकर बस गए, तो बस गए, तो बस को हम बना देते हैं बसना। अंत में ना शब्द आए तो बसना क्या हो गए, वर्ब हो गए। जैसे आकर दिया है तो इसमें आकर, इसको तो हम ना नहीं बना सकते हैं, या बाद में दिया है तो इसको हम नाम में नहीं बदल सकते। झांसी दी, इसको हम नाम में नहीं बदल सकते हैं। घ नंबर देखिए वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, तो इसमें खेलना क्या है, खेलना, खेलना इसमें वर्ब हो गया। और कहना के लिए कहते, कहना, कहना भी वर्ब हो गया। ठीक है, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, तो मिलना क्या हो गया, मिलना वर्ब हो गया। अब पदक तो वर्ब नहीं है, स्वर्ण भी वर्ब नहीं है, या बर्लिन ओलंपिक ये सब वर्ब नहीं है, तो वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा है, मिला, मिलना। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। नौसिखिया उस समय मैं एक था खिलाड़ी, तो इसको हमें सजा सजा कर वाक्य बनाना है। तो इसका हो जाएगा मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। आता खेल में मेरे गया निखार, तो इसका सही वर्ड होगा कि मेरे खेल में निखार आता गया। शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। ले जाया मैदान से बाहर मुझे गया, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। इसको हम लिखे हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर लिखे हैं, मुझे उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मेरे खेल में निखार आता गया, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद आपको इसमें कुछ करने के लिए दिया गया है, कुछ करने को अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ आता है, आपको जो खबर अच्छी लगे उसे संकलित कीजिए। यह स्वयं का है, यह पाठ एक संस्मरण है, आप भी अपना कोई संस्मरण लिखिए। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।